हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़े हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट नीट सीरीज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो कि नीट के एग्जाम में पूछे गए थे फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैसे तो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कुछ पूछा नहीं गया है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। किस तरह का क्वेश्चन है इस वीडियो में हम समझते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है नीट के 22 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो, 23 में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 22 में डायरेक्ट पूछा था। इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन अ फ्री स्पेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड component oscillates sinusoidally at a frequency of 2 into 10 to the power 10 hertz and amplitude 48 volt per meter. Then the amplitude of the oscillating magnetic field will be. तो amplitude of the oscillating magnetic field पूछी गई है। थोड़ा सा ग्राफिकली अगर मैं इसको समझाना चाहूँ आपको, तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके परपेंडिकुलरली क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। इसको मैं अगर दूसरे कलर से पेंट करूँ या फिर ड्रॉ करूँ, देखिए ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड दी गई है ये, और मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आपको निकालनी है। तो हमें सिंपल सी पता है फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे काम क्या है या क्या काम नहीं है, वो भी हम समझ लेंगे। देखो स्पीड ऑफ लाइट को पूछा गया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी बात है कि हमें एक रिलेशन पता है, E0 = B0 × C, और C इज रेशियो ऑफ E0/B0। ये रिलेशन हमें पता है। तो E0 और B0 क्या है? E0 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एम्पलीट्यूड, और B0 है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो E0 हमारे पास दी गई है एम्पलीट्यूड 48 वोल्ट पर मीटर, B0 हमें निकालनी है, C हमें पता है बस। तो B0 विल बी कितना हो जाएगा, E0/C। अब E0 क्या है, E0 है 2 × 10⁻, इट्स जस्ट 48 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, बाई C यानी कि 3 × 10⁻, कितनी, 8। ओके, तो कितना आ जा रहा है देखो, 3 1 and 6 1.6 × 10⁻⁻7 आपके आ जाएगी आंसर। ठीक है, -7 टेस्ला। ओके, 1.6 × 10⁻⁻7 टेस्ला विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, इतना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, बट पूछा किस तरह से गया है कि एक मैग्नेटिक फील्ड है और प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उस मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन यहाँ पे दिया गया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वेव इक्वेशन लिखी गई है। हमें निकालना क्या है, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट। ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अभी हमने रिलेशन देखा था C = E0/B0। सो E0 क्या हो जाएगा, B0 × C, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड है। सो E0 = B0 × C। तो B0 क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब कैसे निकालेंगे उसको, तो पहले देखो वेव इक्वेशन को एक बार लिख लो, आपको समझ में आ जाएगा खुद ब खुद। 100 × 10⁻⁻6 साइन क्या है, 2π 2 × 10⁻15 T-x/C। ठीक है, ये है। अब ये किस फॉर्म में लिखी जाती है वेव इक्वेशन, B0 sin ωt माइनस और प्लस फाई, कुछ भी लिखो। ठीक है, इस तरह से लिखी जाती है। अब हमें ये वाले टर्म से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एम्पलीट्यूड चाहिए। अब किसी वेव की एम्पलीट्यूड जस्ट उसके साइन के पहले वाला लगने वाला टर्म होता है, मतलब इसकी एम्पलीट्यूड ये है। ओके, सो B0 दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, और द एम्पलीट्यूड ये कितनी है, 100 × 10⁻⁻6 और 10⁻⁻4। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे तो E0 हमारे पास क्या आ जाएगी, 10⁻⁻4 × C की वैल्यू 3 × 10⁻8, 3 × 10⁻4 will be the correct answer.
सो ऑप्शन सी और ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यूनिट लिखना ना भूले, न्यूटन पर कूलम्ब। ओके, एक और बहुत ही आसान सा सवाल पूछा गया है। क्या है सवाल में? When light propagates through a material medium of relative permittivity epsilon naught r and relative permeability mu r, the velocity of light n is given by मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट पूछी गई है। सिंपल सा बात है, वेलोसिटी ऑफ लाइट अगर दूसरी किसी मीडियम में ट्रैवल हो रही है, अगर वो फ्री स्पेस में नहीं है, तो ऑब्वियसली उसकी लाइट की स्पीड चेंज होगी, है ना। अब वो लाइट की स्पीड जो है किस पे डिपेंड कर रही है? देखो, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी पे डिपेंड कर रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर लाइट की स्पीड चेंज हो रही, तो सपोज कर लेते हैं एन जो दिया गया है वो लाइट की स्पीड है इन सम डिफरेंट मीडियम, जहां पे परमिटिविटी और परमिएबिलिटी है म्यू और एप्सिलॉन। ठीक है, तो 1/μ एप्सिलॉन हम लिख सकते हैं। ठीक है, सी की वैल्यू क्या होती है लाइट की स्पीड की? ये तो हम लिखते हैं ना 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये होती है फ्री स्पेस में, बट अगर किसी मीडियम में है तो उस मीडियम की परमिटिविटी और परमिएबिलिटी लिखेंगे। अब इसको रिलेटिव परमिटिविटी में या परमिएबिलिटी में कैसे लिखते हैं? सो 1/√अंडर म्यू को लिखते हैं म्यू नॉट म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यही तो लिखते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें नहीं है। सो अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा तोड़ के इस तरह से लिख सकता हूं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/μ आर एप्सिलॉन आर, है ना। अब ये 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट ये क्या है? ये तो सी है। सो सिंपली c/√अंडर म्यू आर एप्सिलॉन आर। ठीक है, ये तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा, बट अगर क्वेश्चन आए तो आपको डायरेक्टली यही लिख देना है। ओके, तो इस केस में आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? c/μ आर एप्सिलॉन आर। अच्छा, यहाँ पे v दिया गया है, आप चाहे तो n को भी लिख सकते हैं या फिर v भी लिख सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया रहे वैसा। ये ऑप्शन शायद गलत हो गया है, यहाँ पे v की जगह पे n होना चाहिए। फाइन, चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, समझ में आ गया? पिछला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कुछ उसमें था नहीं, बस आपको परमिटिविटी और परमिएबिलिटी से खेलना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 जो 2021 में पूछा गया है, फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन x डायरेक्शन व्हिच वन वुड बी द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें क्या पता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है उस तरफ घूमती है। फाइन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो जा रही होती है, उनका वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर मैं E क्रॉस B करूं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये मुझे क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन देगा। डायरेक्शन से सोचो, इसकी प्रोपगेशन देगा, है ना। कैसे? देखो, ये है इलेक्ट्रिक वेक्टर, ये है मैग्नेटिक वेक्टर, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मतलब वेव जो है इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ओके, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, और एक तीसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो वेक्टर है वो हमें वेलोसिटी बताता है। चलो, यहां तक तो समझ में आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमें करेक्ट कॉम्बिनेशन देगा, किस चीज का? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का। तो हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, है ना। जो दो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कॉमा कॉमा करके, इन दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, क्रॉस प्रोडक्ट में ये आना चाहिए कि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन इन एक्स डायरेक्शन। क्रॉस प्रोडक्ट में मेरी जो वैल्यू आएगी वो एक्स डायरेक्शन में ओरिएंटेड होनी चाहिए। मतलब क्या कि जो वेक्टर मेरा आएगा दैट शुड बी आई कैप, समथिंग आई कैप। इसका मतलब क्या होता है? आई कैप लिख गया यानी कि एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हो रही है। ओके, अब आई कैप लिख गया मतलब एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेशन हो रही है, तो यही हमें निकालना है। अब दोनों का देखो, हर एक ऑप्शन को चूज करो और इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो। तो अगर जे क्रॉस जे प्लस के, ऑप्शन ए का कर रहा हूं यहां पे, जे प्लस के क्रॉस जे प्लस
के। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जे क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस के प्लस के क्रॉस जे प्लस के क्रॉस के। ठीक है, तो यहां से अब अगर आप करोगे तो क्या दिखेगा, देखो जे क्रॉस जे होता नहीं है, दोनों सेम यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया है ना। जे क्रॉस के हो जाएगा क्या, देखो इस तरह से आप साइकिल को याद रखो, आई जे के, साइक्लिक गया इस ऐसे 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 घुमा तो हमें क्या पता है, आई क्रॉस जे होगा तो के, जे क्रॉस के होगा तो आई, के क्रॉस आई होगा तो जे। ठीक है, तो उसी हिसाब से जे क्रॉस के अगर लिखा है तो ये आई वेक्टर होगा, और के क्रॉस जे यानी कि उल्टे डायरेक्शन में तो माइनस आई लग जाएगा। सो +1 प्लस आई माइनस आई फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे कोई डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन मिलेगा ही नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट करने पे इसकी वैल्यू 0 आएगी। उसी तरह से ऑप्शन बी को भी सॉल्व करो। ऑप्शन बी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो माइनस जे प्लस के क्रॉस माइनस जे माइनस के। ठीक है, अब सॉल्व करके देखेंगे, तो क्या आएगा, देखो माइनस जे क्रॉस माइनस जे, ठीक है, प्लस माइनस जे क्रॉस माइनस के, ठीक है, प्लस माइनस मतलब उल्टा घूमना है आपको। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, के क्रॉस माइनस जे प्लस के क्रॉस माइनस के। ठीक है, फिर से सॉल्व करो, देखो माइनस जे ये फिर से 0 आ गया, ये माइनस जे माइनस के यानी कि माइनस जे और माइनस के इधर से घूम रहा है, माइनस जे माइनस के, तो ये आई के टर्म्स में आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली इस तरह से भी कर सकते हैं कि जे क्रॉस, यहाँ पे माइनस को अगर बाहर निकाल तो जे क्रॉस माइनस के कर सकते हैं, जे क्रॉस माइनस के, तो ये माइनस आई का क्या भी आएगा। तो इसको भी आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो भी 0 आएगी। तो ऑप्शन सी जो होगा हमारा, ये आप खुद से करके देखना, ऑप्शन सी जो होगा इसमें आप अगर करोगे जे क्रॉस माइनस जे और जे क्रॉस माइनस के प्लस के क्रॉस माइनस जे और के क्रॉस माइनस के, ये अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2i कैप। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्या आएगा, 2i कैप। देखो बाकी सारे टर्म्स में 0 आएगा। ओके, 2i कैप का मतलब क्या है, और सारे टर्म्स से मतलब अगर आप डी में सॉल्व कर रहे हो, अगर जे कैप आया के कैप आया तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप 2i कैप का मतलब क्या है, आई वेक्टर जो है या फिर आई यूनिट वेक्टर दिखाता है कि डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। तो एक्स एक्सिस की तरफ कौन सा डायरेक्शन है, देखो एक्स डायरेक्शन में प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करे, मतलब वेलोसिटी की उस डायरेक्शन में। तो समझ में आ गया क्वेश्चन कि क्या होगा, 2i कैप आ जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन, थोड़ा सा वेक्टर वाला नॉलेज चाहिए था और कुछ नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया। द रेशियो ऑफ contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave will be। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हम लिखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी से। ठीक है, वैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन लिखते हैं हाफ बी नॉट स्क्वायर बाई म्यू नॉट सी से, है ना। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम इन दोनों का रेशियो निकाले तो क्या आना चाहिए वो हम देखते हैं। तो इन दोनों का अगर मैं द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन सिंपली अगर मैं डिवाइड कर दूं, रेशियो को मैं अगर लाइक सिंपली डिवाइड कर रहा हूं तो हाफ हाफ तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर सी और बी नॉट स्क्वायर ऊपर आ जाएगा म्यू नॉट, ये म्यू नॉट ऊपर आ जाएगा, है ना, और क्या बचेगा, सी सी भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो बच रहा है क्या, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई ई नॉट स्क्वायर और ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर लिखो बी नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। अब एक और रिलेशन हमें क्या पता है कि एप्सिलॉन नॉट
और सॉरी ई नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इंटू सी, है ना, ये हम जानते हैं ई नॉट इक्वल्स टू बी नॉट इंटू सी होती है। अब देखो ई नॉट स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं डालूं एप्सिलॉन नॉट ई नॉट के जगह पे बी नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर बाई बी नॉट स्क्वायर, बी नॉट स्क्वायर विल कैंसिल आउट। अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, देखो सी की वैल्यू होती है 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सो सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, रूट के बाहर आ जाएगा, है ना। सो 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हम सी स्क्वायर लिख सकते हैं, या 1 बाय सी स्क्वायर के जगह पे हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। सो ऊपर बचा एक सी स्क्वायर और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के जगह पे हम लिखेंगे 1 बाई सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचा हमारे पास 1:1 और 1/1 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जा रहा है, देखो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया। क्वेश्चन 2020 के पेपर में पूछा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ये तो आंख बंद करके भी आप रेड पे टिक लगा सकते हो, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, जो सबसे नीचे का, अगर नीचे का मतलब VIBGYOR, यही तो होती है विबज्योर, जिसमें लैम्डा फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है रेड की, और वायलेट की लैम्डा मतलब वेवलेंथ, है ना, और वेवलेंथ इसकी सबसे कम होती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी के केस में उल्टा हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे कम होती है और वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ओके, सो ऑप्शन ए रेड विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया 2018 में। An EM wave is propagating in a medium with a velocity vector v equals to vi. V vector equals to vi cap. ठीक है, ये है the instantaneous oscillating electric field of this EM wave is along y axis. ठीक है, then the direction of oscillating magnetic field of the EM wave will be along। इतना बच्चे जैसा क्वेश्चन पूछा है, इतना क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। क्या कह रहा है, देखो वेलोसिटी जो है उसकी वेक्टर ये दी गई है v i कैप। i कैप का मतलब क्या होता है, i कैप का मतलब होता है x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में क्या है, वेलोसिटी है भाई, ठीक है। y डायरेक्शन के लिए दिया है इंस्टेंटेनियस ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर ऑसिलेट कर रही है, y डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। चलो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया y डायरेक्शन में, ये y है हमारी, ये है x। अब पूछा है मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, तो x y हो ही गया, तो z में होगी ना मैग्नेटिक फील्ड, है ना, किस तरफ होगी। अब यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि पॉजिटिव z में या नेगेटिव z एक्सिस में, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस दिमाग में सोचो, ये वी आई कैप है, माइनस तो नहीं है यहाँ पे, वी आई कैप है, यहां पे भी दिया है पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट करो अगर i क्रॉस j का, तो क्या आएगा, k आएगा, है ना। i क्रॉस j, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो k आएगा, k मतलब कि पॉजिटिव z डायरेक्शन, है ना। तो सिंपल सी क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पॉजिटिव z डायरेक्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 8 है। कहां पे पूछा गया है, 2017 के पेपर में। अच्छा, ये 10⁻⁻8 लिखा हुआ है, -8 लिखा हुआ है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस, द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ERMS 6 वोल्ट पर मीटर। अब RMS वेलोसिटी RMS वैल्यू क्या होती है आपको पता ही है, द पीक वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पीक वैल्यू किसकी निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की निकालनी। तो हमारे पास दी गई है RMS वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज 6 वोल्ट पर मीटर। हमें निकालनी है पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज B0 इक्वल्स टू E0 बाई सी। अगर E0 निकाल दो तो निकल जाएगा, तो E0 क्या होती है, एवरेज वैल्यू, या फिर ERMS की वैल्यू क्या होती है, E0 बाई √2 होती है। तो E0 की वैल्यू क्या आएगी, ERMS इंटू √2। ERMS की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 6 वोल्ट पर मीटर इंटू √2 वोल्ट पर मीटर। ये आगे क्या, पीक वैल्यू। अब पुट कर दो इसमें, सो B0 इक्वल्स टू 6 √2 बाई 3 इंटू 10⁸8, 2 √2 10⁻⁻8,
अब 2√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.41 समथिंग होती है क्या √2 की वैल्यू, इसमें 2.8 समथिंग आ जाएगी आपकी वैल्यू। सो 2.83 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला हो जाएगी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 2016 के पेपर में नीट के पूछा गया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन which one can be used to produce propagating electromagnetic wave? Electromagnetic wave कौन सी प्रोड्यूस करती है? चार्ज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्टेशनरी चार्ज, अ चार्ज लेस पार्टिकल और एन एक्सिलरेटिंग चार्ज। सिंपल सी बात है, अगर स्टेशनरी चार्ज है तो उसमें से कोई भी रेडिएशन निकल नहीं रहा है। ओके फाइन, ये हमें समझ में आ गया। अब चार्ज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो उसमें क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा। अच्छा, स्टेशनरी चार्ज अगर रख दिया जाए कहीं पे तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आपको पता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है। सो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर चार्ज मूव करिए कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, लेकिन वो फ्लक्चुएट नहीं होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वो भी कांस्टेंट होंगे। तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट गलत हो जा रहा है। चार्ज लेस पार्टिकल में ईएम वेव एमिट करना पॉसिबल ही नहीं है, चार्ज ही नहीं है तो कैसे एमिट होगा। ओके, एंड एक्सिलरेटिंग चार्ज, ये हमारा परफेक्ट कैंडिडेट बैठ रहा है ऑप्शन डी। तो देखो, अगर चार्ज कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगी, बट दैट विल नॉट बी एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम नहीं कह सकते उसे। ठीक है, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कब कह सकते हैं, जब एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, चाहे उसकी स्पीड बढ़ रही हो या फिर डिक्रीज हो रही हो। ठीक है, एन एक्सिलरेटिंग चार्ज, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ ईएम वेव इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग? तो एनर्जी हमारे पास दी गई है, हमें स्पेक्ट्रम दिखाना है कि आप स्पेक्ट्रम का वैल्यू हमें बतानी है, नॉट वैल्यू, स्पेक्ट्रम का नाम बताना है कि किस रेंज में इसकी आ रही। तो वो कैसे बताएंगे, अगर मैं वेवलेंथ निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा। तो एनर्जी मेरे पास दी गई है 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये इक्वल्स टू होती है क्या, hc/λ। तो अगर मैं लैम्डा निकाल लूँ, दैट मीन hc/e कर लूँ, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा की, और लैम्डा की वैल्यू जिस भी रेंज में आ रही है वो स्पेक्ट्रम यस का हो जाएगा। सो h की वैल्यू क्या होती है, 6.64 × 10⁻⁻30, 6.63 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। एनर्जी हमारे पास कितनी दी गई है, 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, जूल में आ जाएगी। 15 × 10⁻³ पहले करेंगे क्योंकि किलो से नॉर्मल, और फिर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से हम डिवाइड करें। अब बस सॉल्व करो और कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 3 कटेगा 5 से, है ना, 1.6 6.6। अगर पूरा सॉल्व करोगे आप तो आपके जो वैल्यू आएगी दैट इज अराउंड लैम्डा इक्वल्स टू, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे, अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो इसकी आपको वैल्यू जो आएगी 0.8 × 10⁻⁻10 आ जाएगा, 10। ठीक है, मीटर में। अब ये क्या हो जाती है, 0.8 एंगस्ट्रॉम हम इसे लिख सकते हैं। अब 0.8 एंगस्ट्रॉम जो है ना वो एक्सरे के रेंज में आती है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार आप चार्ट जरूर देख लेना कि वेवलेंथ का रेंज, फ्रीक्वेंसी का रेंज, इससे बेस्ड सवाल ये पूछा गया है। तो ये जो 0.8 एंगस्ट्रॉम है ये किस वेवलेंथ के रेंज में आ रही है, तो एक्सरेज के आती है। सो ऑप्शन ए जो है हमारा एक्सरेज, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल सा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन है जो कि आप खुद से कर सकते हो, बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं है। फाइन, तो स्टूडेंट्स अभी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि पूछे गए थे नीट के 20 जो भी नीट के पास्ट कुछ 5-6 ईयर्स में पूछा गया, 2016 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए आप लर्नो हब के साथ बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।